गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ फेस टू फेस हो रहे हैं और ये एरिया भी बड़े लंबे वक्त से कई कारणों से टलता जा रहा था और अब ये डिसाइड हुआ कि ये एरिया अब समाप्त कर लिया जाए। सो आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। इसके पहले कि हम लोग क्लास शुरू करें और ऑडियो वीडियो का बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो ठीक है। वीडियो का फीडबैक देख पा रहा हूं, ऑडियो का फीडबैक आप लोग देंगे। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। अब आप लोगों के मैसेजेस मेरे सामने आ गए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत वापस से मेरी क्लास में। बहुत दिनों के बाद आपको देखकर बहुत अच्छा लगा और बहुत दिनों के बाद आप लोगों की बैच में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप लोग अच्छे और स्वस्थ तो हैं? मैं भी ठीक हूं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर आप कैसे हैं। मैं भी ठीक हूं और समहाउ वो टाइम का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था। कई बार क्या होता था कि मेरी ऑफलाइन की क्लासेस होती थी, जिस टाइम मेरी ऑफलाइन की क्लास फिनिश होती थी तो स्टूडियो उपलब्ध नहीं होता था। तो कोई ना कोई कारण रहा और ये कारण ऐसे रहे कि मतलब उसका कुछ हो नहीं पा रहा था। तो खैर अब शुरू किया है तो इसको लगातार अब क्लासेस लेकर के हम लोग एक अंजाम पर भी ले चलेंगे। और अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन एग्जाम्पल के बारे में हम लोग सुनते हैं, थोड़ा भी पेपर पढ़ें या मंथली मैगजीन पढ़ें तो वहाँ पे भी ये एग्जाम्पल हम लोगों को दिखते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ जोड़ पाना, अपने आप को रिलेट कर पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है। और इस बीच इस एरिया पे मैंने अपने तमाम नोट्स को आप लोगों के लिए अपडेट कर दिया है और इतना ही नहीं बल्कि दोबारा से उस पूरे के पूरे ट्रांसलेशन को भी मैंने प्रूफ रीड कर लिया है कि ट्रांसलेशन की कोई भी त्रुटि भी न रहे। हालांकि अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो वो बिल्कुल मेरी गलती होगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी कंटेंट डेवलपर के साथ काम नहीं करता। तो आपके पास जो भी मटेरियल जा रहा है या पीछे गया है वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो उसकी तमाम खूबियां मेरी और उसकी तमाम कमियां मेरी। और एक और चीज़ जो हम बताना चाहेंगे और वो ये कि जस्ट लाइक एनवायरनमेंट, जस्ट लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक ऐसा एरिया है जिसको हफ्ते में 2 घंटे की हफ्ते में 2 घंटे की ज़रूरत होगी अपडेट रखने के लिए। तो आप हर हफ्ते 2 घंटे का समय ज़रूर दें कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के साथ अपडेट रखें। कोई भी जो पेपर पढ़ते हैं उस पेपर में अगर कोई भी इस तरह की बात आती है जो आपको लगता है कि वो एक डिजास्टर के रूप में उसको देखा जाना चाहिए, तो आप उसको मार्क करके रख लें और एक बार संडे को बैठिए, 2 घंटे में साइंस, एनवायरनमेंट और आपदा प्रबंधन, इन तीनों के अपडेट, चूंकि किसी भी हफ्ते बहुत ज़्यादा अपडेट इन तीनों एरियाज में से नहीं होते, तो इन तीनों के अपडेट आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे अगर आप 2 घंटे का समय देते हैं। लेकिन प्लीज वो समय आप जरूर दे दीजिए, ठीक है ना। वो समय आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो अब आप लोग, अच्छा आप लोग कह रहे बहुत मिस किया, अब छोड़िए, अब फिर हम लोग कहीं और चले जाएंगे तो हम लोग उसकी बात नहीं करते। मिस तो मैं भी करता हूँ अपने बच्चों को और कई बार ये भी सोचता हूँ कि काश आप में से कुछ लोगों से ही सही या सारे के सारे लोगों से कभी ऑनलाइन मिलने का मौका मिलता, कभी ऑनलाइन मिलने का, ऑफलाइन मिलने का मौका या ऑफलाइन मिलने का कोई प्रसंग बनता, तो आप लोगों के साथ ऑफलाइन मिलके भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। फिर मैं चेहरे के साथ रिलेट कर पाऊंगा। अभी तो मैं नाम के साथ रिलेट कर पा रहा हूं, लेकिन तब मैं चेहरे के साथ रिलेट कर पाऊंगा। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। आज हमारा पहला सेशन है आपदा प्रबंधन का। और सर टोटल कितनी क्लासेस होंगी? ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लासेस, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा क्लासेस की इस एरिया में ज़रूरत है ही नहीं, करेक्ट। तो सोर्स क्या रहे अपडेट का? तो मेरी राय होगी कि अगर आप जैसे हिंदी न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण भी पढ़ रहे हैं तो आप प्रयास करें कि दैनिक जागरण में
कोई भी आपदा से रिलेटेड कोई भी ऐसा न्यूज आता है या कोई भी संपादकीय पेज पे कोई आलेख आता है तो आप उसको मार्क करके जरूर से रख लीजिए और संडे को पढ़ करके उसके जो मेन पॉइंट है वो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बस इतना ही करने की ज़रूरत है। मेरे ये तमाम नोट जो हैं सेशन 1 से लेकर के सेशन 9 तक का बनाया है, सेशन 10 मैंने सिर्फ रिजर्व में रखा है। तो मेरी उम्मीद है कि हम लोग छोटी क्लासेस के जरिए भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेशन में अपने इस पूरे एरिया को ख़त्म कर लेंगे। नोट्स बहुत अच्छे तरीके से अब मैंने उसको कंपाइल और एडिट कर लिया है। जो पिछली बार जब मैंने आपदा प्रबंधन किया था उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा मैंने एग्जाम्पल, कहीं ज़्यादा नए वाले फैक्ट डाले हैं और बावजूद उसके नोट्स का साइज पहले ही जितना है, बढ़ा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जो दोबारा पढ़ करके मुझे लग रहा था कि ये कुछ ज़्यादा ही वर्णन में चला गया है, तो उसको भी मैंने स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि मेरा कोई भी स्टूडेंट उसको पढ़ते वक्त अपने आप को बोझिल ना पाए कि अरे ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। काम की तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं होंगी। काम की वो तमाम चीज़ें हैं जो बहुत सारे मार्केट में चल रहे किताबों में नहीं होंगे। लेकिन जो सारे चीज़ जो बहुत ट्रेडिशनल हैं, जहाँ पे सवाल बनते नहीं हैं लेकिन ऐसे ही किताबों में भर भर के दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ों को मैंने हटाया है और बहुत साफ सुथरा इजी टू अंडरस्टैंड मटेरियल बनाया है। तो इन क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लिखने वाली, लेकिन जाहिर है कि आपको बहुत ही शिद्दत के साथ नोट्स को पढ़ना पड़ेगा और क्लास में जो कुछ भी मैं लिखवाऊंगा इन नोट्स के अलावा वो प्लीज़ आप लिखते जाइएगा, ठीक है। ओनली बोर्ड वर्क करना पड़ेगा? नहीं, पीडीएफ, हर चीज़ का पीडीएफ मिलेगा। अब जैसे ये जो है तो ये पूरा का पूरा मैंने पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर दिया है आप लोगों के लिए, और वो सफ़ेद पीडीएफ में। ये चूंकि कैमरे में ज़्यादा साफ दिखता है इसलिए ये ब्लैक दिख रहा है, अदरवाइज जो आप लोगों के लिए पीडीएफ है वो बिल्कुल सफ़ेद बैकग्राउंड पे है, इजी टू प्रिंट वो है, ठीक है ना। अच्छा, किसी ने कहा कि सर आप पहले से कमज़ोर हो गए हैं। उसको कमज़ोर नहीं कहते बाबू, उसको स्लिम कहते हैं। पहले मैं थोड़ा मोटा चल रहा था तो आजकल खाने के रूटीन को ठीक किया है, सुबह थोड़ा सा योगाभ्यास करते हैं, व्यायाम भी करते हैं, थोड़ा सा लाइट जॉगिंग के लिए भी जाते हैं, तो उससे फ़ायदा भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़े स्लिम हुए हैं, बल्कि उससे ये भी फ़ायदा हुआ है कि मेहनत करने की कैपेसिटी और बढ़ गई है, पढ़ाते हैं तो ज़्यादा एकाग्रता के साथ पढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह। चलिए अब शुरू करते हैं। तो एग्जैक्टली 11:09 हो गया है और इन क्लासेस की लेंथ 1 घंटे की ही है। तो अब हम लोगों को बिना किसी और चीज़ों में खोए अब हम लोगों को अपने क्लास के एजेंडे पर आ जाना चाहिए। तो आपदा प्रबंधन के क्लास नंबर 1 में हम लोग इस पूरे के पूरे एरिया के सिलेबस को पहले हम देखेंगे। सिलेबस को देखने के बाद थोड़ा ट्रेंड के एनालिसिस को देखेंगे, और ट्रेंड के एनालिसिस को ही नहीं देखेंगे बल्कि हम लोग देखने जा रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या आए हैं। क्योंकि जब आप पिछले क्वेश्चन को एग्जैक्टली देखेंगे तब जाकर के समझ में आ जाएगा कि इस एरिया को पढ़ते समय कहाँ पर हमें मेहनत डालनी है, जो कि हम लोग कलेक्टिवली मेहनत डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाएंगे कुछ बेसिक परिभाषाओं पर, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक परिभाषाओं पर, ये वाला पार्ट आपको थोड़ा छोटा है तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उसके नीचे जो कुछ भी है वो आपको दिख रहा होगा। और लास्टली हम लोग आएंगे एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने जिसका नाम है आपदा प्रबंधन का चक्र, कि आपदा प्रबंधन में वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कि किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रक्रिया में वो एक साइकिल के तौर पे काम करता है। साइकिल का मतलब होता है कि वो निरंतरता से वो चलती जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों ना हम लोग सिलेबस की बात कर लें। तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो आपदा प्रबंधन को इकोलॉजी के साथ बस मेंशन कर दिया गया है पेपर 3 ऑफ जनरल स्टडीज में। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये एरिया हमें पीटी के लिए करना है या सिर्फ मेंस के लिए करना है।
तो पहले तो ये बात हमारे बीच तय हो जाए कि क्या ये एरिया पीटी के लिए करना है या सिर्फ मेंस के लिए। एक बार रुक जाए, मैं थोड़ा सा बोर्ड पे भी चला जाऊं। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाए बस। चलिए, अभी शायद ये बैकग्राउंड मैं नहीं चेंज कर पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर इसके बैकग्राउंड का ही मुझे नहीं पता चलता। चलिए ठीक है, इसी बैकग्राउंड पे काम करते हैं, और तब मैं थोड़ा ब्लैक पेन ले लेता हूं। तो अगर हम बात करते हैं, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? एक बार बताइएगा। ये क्लियर दिख रहा है जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं? चलिए ठीक है, डन। तो जब हम आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये अपने आप से सवाल पूछ लें कि प्रीलिम के लिए क्या है इसमें, और मेंस के लिए क्या है इसमें। तो मेंस के पेपर 3 का ये भाग है, और इकोलॉजी एनवायरनमेंट के साथ इसका उल्लेख है। तो बेसिकली मेंस में क्या किया गया है कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे सिलेबस को इलेबोरेट नहीं किया गया है, ठीक है, यहां पे सिलेबस को इलेबोरेट नहीं किया गया है। अब हम सवाल है पूछते हैं कि मेंस में तो ठीक है कि ये पेपर 3 का एक भाग है वगैरह, लेकिन पीटी में इसकी क्या प्रासंगिकता है, पीटी में ये कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा उभर करके आता है। तो अगर हम पीटी की बात करते हैं तो दो चीजें उभर के आती हैं कि हाल में अगर भारत या ग्लोबल लेवल पर कोई भी आपदा की घटना हुई है तो उसके बेसिक से पीटी में सवाल पूछे जा सकते हैं, और कई बार जनरल अवेयरनेस के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है भारत में आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे के बारे में, जो कि हम मेंस में करेंगे, ठीक है। तो पीटी में भारत में आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढांचा क्या है। जब हम संस्थागत ढांचे की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं कि इसके तहत जो अधिनियम, संस्थान, जो इसको लेकर के नीति है, और कुछ इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर वो है भारत या विश्व की हाल की आपदाकारी घटनाएं।
और जब हम इन हाल की आपदाकारी घटनाओं की बात करते हैं तो इन आपदाकारी घटनाओं में एक तो इनके जो बेसिक फैक्ट हैं, जो मौलिक तथ्य हैं, उनको हमें समझना जरूरी है। और उसके साथ साथ एक और चीज को समझना जरूरी है, वो ये कि अगर भारत के संदर्भ में हुआ है तो उसको लेकर के हमारे पास पहले से जो दिशा निर्देश या जो भी कार्य प्रणाली स्थापित है वो क्या कहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो पिछले एक साल में या पिछले साल को भी जोड़ लें तो 2023 और 24 में भारत में अर्बन फ्लडिंग मतलब शहरी इलाकों में बाढ़ की घटनाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। अब अर्बन फ्लडिंग दो कारणों से हो रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि पुराने हिसाब से जो अर्बन प्लानिंग हुई थी उसमें कभी भी ये नहीं सोचा गया था कि इतनी ज़्यादा बारिश इन अर्बन एरियाज में होगी, जो कि आज की डेट में हो रही है। तो इनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार नहीं है। भारत के अर्बन एरियाज जो हैं वो जनसंख्या के दबाव की वजह से भी काफ़ी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आज चरमरा चुका है। तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से डिजाइन ही नहीं किए गए थे, ना तो उस हिसाब से लोगों की रिहाइश बनाई गई थी, रिहाइश का मतलब कि जहां लोग रहेंगे, और ना ही इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था। और ऊपर से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से जनसंख्या का दबाव बढ़ा है तो वो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत हद तक चरमरा चुका है। अब इसके बाद आप जोड़ लें कि क्लाइमेट फैक्टर का एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर कर आया है, और क्लाइमेट फैक्टर का ये उभर कर आया है कि भारत में मॉनसून की वर्षा पिछले 20 साल से जो औसत चलता आ रहा है, मॉनसून की वर्षा उतनी ही हो रही है, लेकिन ये वर्षा बहुत कम दिनों में हो जा रही है। मतलब मॉनसून में एक कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं रेन डे। रेन डे का मतलब होता है कि कितने दिनों बारिश हुई है। तो भारत में रेन डे कम होते जा रहे हैं। अच्छा, आपका चैट फ्रीज हो गया है, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए चैट मत कीजिएगा। चैट फ्रीज हो गया है तो चैट आगे बढ़ नहीं रहा है, तो मैं देख नहीं पा रहा हूं। जो एक पुराना चैट है अभी से 5-7 मिनट पहले का, वही चैट बस मुझे दिख रहा है। तो आप लोग अभी चैट मत भेजिएगा, कोई टेक्नीशियन आते हैं तो मैं उनसे ठीक कराता हूं। तो रेन डे जो है कम हो गए हैं, रेनफॉल उतना ही है। इसका मतलब है कि जिन दिनों को बारिश होती है उन दिनों को बहुत तेज बारिश होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब है। अब अर्बन फ्लड को लेकर के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने NIDM के साथ, NIDM का मतलब है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, जहां पर आपदा प्रबंधन के फील्ड में रिसर्च किया जाता है, आपदा प्रबंधन को लेकर के दिशा निर्देश वैज्ञानिक रूप से जारी किए जाते हैं और तैयार किए जाते हैं, और फिर इन दिशा निर्देशों की एक समीक्षा होती है राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, जिसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं। और उसके बाद जब उसकी समीक्षा हो जाती है तब ये जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश हैं, उनको आधिकारिक रूप से ये प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जारी कर देती है। तो अब अर्बन फ्लडिंग की घटनाएं इतनी बढ़ी हैं कि ये बहुत संभव है कि अर्बन फ्लडिंग पर आपसे पीटी में भी सवाल पूछ लिया जाए, मेंस में तो ये इम्पॉर्टेंट है ही है। तो इस तरह से पीटी में भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, खासतौर पे जब हम बात करते हैं कि भारत और विश्व की आपदाकारी घटनाओं की। तो आपदाकारी घटनाओं में इनका वैज्ञानिक आधार क्या था? पहली बात तो ये रहेगी, और दूसरी बात जो रहेगी आपदाकारी घटनाओं में कि इनके नियंत्रण या शमन, राहत के दिशा निर्देश। तो इस तरह से ये पीटी में इंपॉर्टेंट होता है। अब हम सवाल करते हैं कि मेंस में किस तरह से ये हाल के वर्षों में इंपॉर्टेंट रहा है और किस तरह के सवाल आए हैं, क्योंकि अगर हम स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख देखते हैं
तो स्पष्ट उल्लेख तो सिर्फ और सिर्फ मेंस में है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं कि जो चीजें लिखनी है आप लोग एक बार उसको लिख लें, फिर आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। चूंकि चैट फ्रीज है तो मुझे दिख नहीं रहा कि आप में से कितने लोगों ने लिखा है। अब हम आ जाते हैं मेंस पर। पेपर 3 का भाग है। एनवायरमेंटल इकोलॉजी के साथ इसका उल्लेख आता है, और जब हम एनवायरमेंटल इकोलॉजी के साथ इसके उल्लेख की बात करते हैं तो यहां पर दो चीजें जरूरी हैं। एक है आपदा प्रबंधन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमें देखनी है। दूसरा जो हमें देखना है वो देखना है कि इसको लेकर के भारतीय व्यवस्था क्या है, वही राष्ट्रीय नीति क्या है, अधिनियम क्या है, संस्थान क्या है, तो वो राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है इसको लेकर के वो भी देखेंगे। और जो तीसरी चीज देखी जाएगी यहां पर, वो तीसरी चीज होगी हाल की आपदाओं का विश्लेषण। तो इस तरह से आप देखते हैं, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन की बेसिक कॉन्सेप्ट, भारत में क्या व्यवस्था है वो भी देखेंगे, और तीसरा हाल की आपदाओं का भारत के संदर्भ में विश्लेषण। 1, 2 and 3 ये है आपका मेंस में, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है भारत के संदर्भ में। अंडरस्टूड? इतना आप लोग लिख लें, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते ही हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। हाँ, तो हमारा ये आ गया। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस की। तो अब हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पर मार्क भी कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि जीएस पेपर 3 का ये हिस्सा है, मतलब यूपीएससी मेंस में ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा है। और आप गौर कीजिएगा दिया गया सिलेबस क्या कहता है। दिया गया सिलेबस बस इतना ही कहता, आपदा और आपदा प्रबंधन, बस इतना ही कह रहा है ये दिया हुआ सिलेबस हमें, कि आप आपदाओं के बारे में पढ़ें और आपदाओं के साथ साथ आप पढ़ें आपदाओं के प्रबंधन के बारे में। और जो मैंने यहाँ लिखा है कि यूपीएससी के द्वारा और कोई भी अन्य विवरण नहीं है कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, और यहीं पर हमें थोड़ी सी एनालिसिस की जरूरत पड़ जाती है। तो मैंने किया इसके लिए एक ट्रेंड का विश्लेषण, और जब आप ट्रेंड का विश्लेषण करते हैं तो कई सारी चीजें निकल करके आती हैं। ट्रेंड का विश्लेषण करके जो सबसे पहली चीज समझ में आती है वो ये है कि इस पेपर का हिस्सा है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा चीज, यहां से चीजें शुरू हो जाती हैं कि
तीन मुख्य हिस्से हैं इसके, करेक्ट? इसके आपदा प्रबंधन के तीन मुख्य हिस्से हैं, राइट? लेकिन ये जो तीन मुख्य हिस्से हैं आपदा प्रबंधन के, इन तीन मुख्य हिस्सों में एक हिस्सा दूसरे हिस्सों की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ज्यादा। तो वो भी एनालिसिस करके ही हमें पता चलेगा। तो फिलहाल अपने कॉपी में एक चीज लिख लें, आपदा प्रबंधन के तीन मुख्य हिस्से इसमें शामिल हैं। अगर होगा तो मैं जरा टेक्नीशियन साहब को एक बार कॉल कर लूं कि वो आ करके थोड़ा हमारे चैट को ठीक कर दें। चलिए, कोई बिल वगैरह भी नहीं है। ये हैं हमारे तीन मुख्य हिस्से। थोड़ा सा और बड़ा किया है ताकि आप लोगों को देखने में ये आसानी रहे थोड़ी। जो सबसे पहला हिस्सा है जिससे कि आपको पीटी में मदद मिलेगी, ठीक है? जो सबसे पहला हिस्सा है जिससे कि आपको पीटी में मदद मिलेगी और मेंस के आंसर लिखने में आपसे कोई गलती नहीं होगी, वो है आधारभूत कॉन्सेप्ट का। जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हिस्सा एक बेसिक है, आधारभूत कॉन्सेप्ट्स। आधारभूत कॉन्सेप्ट्स जो है, तो आप अपने नोटबुक में ऐसे ही लिख लें आधारभूत कॉन्सेप्ट, और आप लिखें प्रीलिम के लिए आवश्यक प्लस मेंस की शब्दावली आपकी बेहतर होती है, जिससे कि आप मेंस में बेहतर उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला हुआ जिसको हम कहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद है भारत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया, जिसमें नीतियां आ जाएंगी, अधिनियम आ जाएगा, संस्थान एवं दिशा निर्देश। आप ऐसे मानकर चलिए कि तकरीबन 40% मेंस के प्रश्न जो हैं आपको यहां से दिख जाएंगे, 40%। तो ये अब इंपॉर्टेंट हो गया, ये हमारा हो गया बेसिक। लेकिन ये जो पार्ट है ये है अच्छा खासा इंपॉर्टेंट। तो इन कुछ चीजों को आप मेरे साथ लिख लीजिए, इसीलिए मैं स्क्रीन के सामने से हट गया हूं थोड़ा। और जो तीसरी चीज है, ठीक है, जो तीसरी चीज है, चैट थोड़ा फ्रीज हो गया है बच्चों का, वो है भारत के संदर्भ में आपदाओं का डिस्क्रिप्शन। ये पार्ट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? ये पार्ट
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब कि अगर मैंने लिखा कि मेंस के 40% क्वेश्चन यहां से आएंगे, अब आप लोगों का चैट दिखने लग गया है मुझे, ठीक है। और मैं डिक्टेट कराऊंगा तो थोड़ा सा इंग्लिश तो यूज करूंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा सर प्लीज डिक्टेट इन इंग्लिश ऑल्सो। एक काम करेंगे बाबू, मैं मटेरियल इंग्लिश में आपको हिंदी के साथ दे दूंगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों का मटेरियल चला जाएगा आप लोगों को। जिसको भी इंग्लिश में करना होगा वो इंग्लिश का मटेरियल यूज कर लेंगे, जो हिंदी में सहज हैं जो बच्चे उनको हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है ना। हाउ टू एनालाइज प्रीवियस पेपर आ ही रहे हैं उस पर, आ ही रहे हैं उस पर, डोंट वरी, अभी क्लास के साथ बने रहो बस, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है भारत के संदर्भ में आपदाओं का विवरण। और जब हम भारत के संदर्भ में आपदाओं के विवरण की बात करते हैं ना, तब हम बात करते हैं कि किन किन आपदाओं के प्रति भारत में जोखिम की स्थिति है, फिर भारत के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से आपदाओं को लेकर के वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी का मतलब संवेदनशीलता। तो वल्नरेबिलिटी से हमारा मतलब यह है कि इंडिया के जो हिस्से हैं, मान लो कि जो पहाड़ी हिस्से पे हैं और जहाँ पे साइस्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा साइस्मिक एक्टिविटी है, तो उन एरियाज में अगर हम कम्युनिटी को भूकंप के लिए तैयार करके रखते हैं तो वो बेहतर है। नहीं तैयार करके रखेंगे तो ये एक तरह से उनकी वल्नरेबिलिटी को, उनकी संवेदनशीलता को इस आपदा के प्रति बढ़ा देगा। तो भारत के संदर्भ में जोखिम की क्या स्थिति है, संवेदनशीलता की क्या स्थिति है, और चाहे आप जितनी तैयारी कर लें, ठीक है, आप चाहे जितनी तैयारी कर लीजिए, कभी ना कभी कोई ना कोई आपदा की स्थिति तो बन ही जाती है, और आपदा की स्थिति बनेगी तो उसका प्रभाव भी होगा। तो भारत के संदर्भ में आपदा की तैयारी कैसे की जाती है, आपदा का प्रभाव कैसे और प्रभाव का आकलन कैसे किया जाता है, उसको लेकर के दिशा निर्देश क्या है, उसको लेकर के कार्य योजना क्या है। तो ये 3 एरिया हो गए, और ये जो है पार्ट मैंने जैसा बोला ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 60% क्वेश्चन यहीं से आए हैं। तो मेंस के आपके 40% क्वेश्चन अगर यहां से आए हैं तो 60% क्वेश्चन यहां से आए हैं। और हमेशा ही एक चीज जो आप देखिएगा, और वो ये है कि आपदा प्रबंधन में पिछले 4 साल की जो मेजर आपदाएं रही हैं उन पर सवाल इनवेरिएबली पूछे जाते हैं। तो मैं 2024 में सरप्राइज नहीं होऊंगा, आप लोग भी मेंस को देखेंगे कि अगर हीट वेव से जुड़ा हुआ कोई सवाल आ जाए, और हीट वेव के किसी भी आयाम से पूछा जा सकता है। हीट वेव से लोगों के स्वास्थ्य पर कैसे असर पड़ता है, हीट वेव से हमारे फसलों पर क्या असर पड़ता है, या हमारे ओवरऑल कृषि सेक्टर पर कैसे इसका असर पड़ता है, जहां पे फसल और मवेशी दोनों की बात हो जाएगी, क्रॉप एंड कैटल दोनों की बात हो जाएगी। फिर हीट वेव के कारण क्या रहे हैं हमारे कंट्री में, हम 2022 में देखते हैं हीट वेव, जिसकी वजह से गेहूं की प्रति हेक्टेयर पैदावार कम हो गई थी। फिर हम 2023 में हीट वेव की स्थिति उतनी नहीं देखते, लेकिन 2024 में फिर से हम हीट वेव की बहुत विकट स्थिति देखते हैं। और आप में से जितने लोग उत्तरी भारत में हैं, और ज़्यादातर लोग उत्तरी भारत से ही हैं इस बैच में, तो आप लोगों ने भी इस हीट वेव का अनुभव मई के महीने में और जून के महीने में किया ही है। तो हीट वेव को लेकर के अगर क्वेश्चन आ जाए, या अर्बन फ्लडिंग को लेकर के क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है। इसी तरह से जलवायु परिवर्तन आज की डेट में हमारे आपदाओं के जोखिम को बढ़ाता जा रहा है, तो उस पर अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो गलत सवाल नहीं होगा। तो बहुत तरह के ऐसी आपदाकारी परिस्थितियां होती हैं जो पिछले 3-4 साल में घटित हुई हैं, और वो आपके मेंस में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो उसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये 3 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। आई होप कि ये वाला पार्ट आपने लिख लिया है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन के एनालिसिस को। चलिए, ये है क्वेश्चन की एनालिसिस।
तो क्यों ये एरिया हम लोग बहुत लंबे समय को लिए बगैर कर पाएंगे? एक तो कारण है कि इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा सीमित है, लेकिन इसका एक दूसरा कारण भी है, और दूसरा कारण ये है कि बहुत ज़्यादा सवाल भी तो नहीं पूछे गए हैं। अगर आप देखें तो 11 ईयर्स में आपसे पूछे गए 14 क्वेश्चंस। 11 ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं 14 क्वेश्चंस। अब अगर इस साल 2 सवाल पूछ लिए जाएंगे तो 12 साल में 16 सवाल पूछ लिए गए, बस इतना ही तो पूछा गया है। ठीक है, फिर प्रत्येक वर्ष जो है औसत वेटेज, ठीक है, प्रत्येक वर्ष औसत वेटेज जो है कम से कम 10 मार्क्स का भी रहा है यहाँ पे, और ज्यादा से ज्यादा ये 25 मार्क्स तक गया है, बस इतना ही। 10 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे भी साल गए हैं, और ऐसे भी साल गए हैं कि जब 25 मार्क्स का पूछ लिया गया। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहा? जिस साल 10 मार्क्स का पूछा गया, जाहिर है कि एक 10 मार्कर पूछ लिया गया। कुछ ऐसे साल गए हैं जहां पर एक ही क्वेश्चन पूछा गया और वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था 15 मार्क्स का, मतलब कि 250 वर्ड्स वाला, तो वो भी पूछा गया है। जिस साल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, उस साल 10 और 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए। और 25 मार्क्स वाले, ठीक है, 25 मार्क्स वाले सालों में हमने क्या देखा कि 10 मार्क्स का एक पूछा और 15 मार्क्स का दूसरा पूछा। आप में से जितने लोग लेट से जुड़े हैं उन सब लोगों के लिए मैं फिर से बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लासेस यहाँ पे लगनी है। आप में से एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर क्या 12 बजे तक क्लास छूट जाएगी? तो आज तो बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं, तो बड़े आराम से छूट जाएगी। और हर रोज की क्लास को मैंने वैसे ही व्यवस्थित किया है कि हम लोग टाइम पर 11 बजे शुरू करें, 12:05 तक हमारी क्लास समाप्त हो जाया करेगी। ठीक है, अब चलिए, जो सवाल आते हैं आपके, वो सवाल यूपीएससी के मेंस में बहु प्रश्न होते हैं। बहु प्रश्न का मतलब कि एक ही सवाल में 2-3 चीजें आपसे पूछ ली गई। ठीक है, बहु प्रश्न का मतलब है कि एक ही साल में आपसे 2-3 चीजें पूछ ली जाती हैं। तो मल्टी क्वेरी क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। शायद ही कोई साल ऐसा गया है और कोई क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा, अभी तक 14 क्वेश्चन आए हैं 11 साल में। तो 11 साल के इन 14 क्वेश्चन को जब मैं देखता हूं, और अभी आपको भी दिखाने वाला हूं, तो आप जो पहली चीज पाएंगे वो ये कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो एक ही चीज पर आधारित है, वो मल्टी क्वेश्चन ही है, मल्टी क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो बहु प्रश्न है, और इसका मतलब है कि एक ही प्रश्न में कई आयाम शामिल होते हैं। एक ही प्रश्न में कई आयाम शामिल होते हैं, और हाल की जो आपदाएं हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और हाल से मेरा मतलब है कम से कम पिछले 3 साल। ये हैं आपकी हाल की आपदाएं। अंडरस्टूड? ठीक है ना? तो हाल के मतलब कि 3 साल की आपदाएं आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब अगला आता है कि उत्तरों की अपेक्षित लंबाई क्या है और किस आंसर में तकरीबन कितने पॉइंट आपके होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए, तो जब हम उत्तरों की अपेक्षित लंबाई की बात करते हैं तो सबसे पहले 150 वर्ड्स आपसे पूछा जाता है 10 अंकों के लिए। ठीक है, अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सब, अच्छा उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो भूकंप की अगर हम बात करें तो भूकंप की एक ज्योग्राफी होती है जो कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास है, तो यहां पे भूकंप की ज्योग्राफी हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, या वोल्केनो की ज्योग्राफी नहीं पढ़ने जा रहे, वो आप पढ़ चुके हैं, सचिन सर ने पढ़ा दिया है। हमें देखना है
भूकंप एक आपदा के रूप में, हमें देखना है ज्वालामुखी विस्फोट एक आपदा के रूप में। हालांकि भारत के संदर्भ में ज्वालामुखी विस्फोट एक आपदा के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बाढ़ एक आपदा के रूप में, हीट वेव एक आपदा के रूप में। अब यहां पर हीट वेव की क्लास में हम एल नीनो के प्रभाव को नहीं पढ़ेंगे, वो भूगोल में पढ़ लिया, ठीक है। यहां पर हम लोग इन भौगोलिक परिघटनाओं को आपदा के आयाम से देखेंगे कि इस को अगर हम एक आपदा की स्थिति में डेवलप होने देते हैं तो फिर क्या नतीजा होगा, करेक्ट। तो उसके बाद आता है कि 150 शब्द 10 अंकों के लिए आप लिखेंगे, 250 शब्द आप लिखेंगे 15 मार्कर में, तो 250 वर्ड आपको चाहिए। अब क्या है कि अगर आप 150 वर्ड लिख रहे हैं तो उसके लिए आपका टारगेट होना चाहिए 10 पॉइंट का। तो 150 वर्ड्स अगर आप लिखते हैं तो आपका टारगेट जो होता है वो 10 पॉइंट पर बेस्ड आंसर होता है, ठीक है। अगर आपके पास 10 ऐसे पॉइंट हैं जिनमें आप अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बात को दोहरा नहीं रहे हैं, लेकिन वो 10 अलग अलग पॉइंट और जो कि रेलेवेंट है उस क्वेश्चन की डिमांड को लेकर के, अगर 10 ऐसे पॉइंट के बेसिस पर अगर आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो वो एक बहुत अच्छे आंसर के रूप में एग्जामिनर के द्वारा देखा जाएगा कि इस बच्चे ने 15 सेंटेंस में 10 अलग अलग बातें बता दी। औसतन आपका एक जो सेंटेंस है वो मैक्सिमम 10 वर्ड का होगा, तो 15 सेंटेंस लिखेंगे, 16 सेंटेंस लिखेंगे, और अगर 10 अच्छे पॉइंट आपके पास हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से वो 15-16 सेंटेंस लिख लेंगे। और इसी तरह से 18 से 20 पॉइंट के बेसिस पे आप 250 वर्ड का आंसर जरूर से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 18 to 20 पॉइंट्स अगर आप 250 वर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं तो 18 to 20 पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए काफी होंगे। और जो मैं बता रहा था कि अगर इसको अच्छे से भी कवर करें, एक्सटेंसिव भी कवर करें, तो 10 क्लासेस काफ़ी होंगी, और मैं भी 10 क्लास का एजेंडा लेके चल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी छोड़ूंगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 11वीं क्लास भी लूंगा, 12वीं क्लास भी लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम और आप जब कल से अपनी स्पीड को बिल्ड करेंगे तो 10 क्लासेस में ये एरिया हम लोग बखूबी कवर कर लेंगे, ठीक है। आंसर राइटिंग कैसे होगी, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि जब हम कवर कर लेंगे तो आपके पास 14 तो PYQ ही हैं, उसके बाद जब सितंबर का महीना आखिर हो जाएगा तो आपके पास इस साल का भी क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके बाद मैं टीम से आग्रह करूंगा कि वो आपको जो है PYQ का मॉडल आंसर भी दे दें, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना था। तो मैं टीम के साथ वो कोऑर्डिनेट कर लूंगा। मैं भारत के संदर्भ में आपदाओं पर और भी 10-15 अच्छे क्वेश्चन आपको बना के दूंगा, जिनकी संभावना होती है कि 2024-25 में कुछ उनसे सवाल बन सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, लेकिन अभी आपको उसकी चिंता करने के बजाय आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रक्चर तरीके से समझने पर ज्यादा जोर देना है, ठीक है। तो एक जो लास्ट बात है वो ये है कि क्लास में सब्जेक्ट को जब आप कवर कर लेंगे तो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू न सिर्फ भारत को प्रभावित करने वाली बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली जो बड़ी आपदाकारी घटनाएं हैं, उन बड़ी आपदाकारी घटनाओं पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं कह रहा था कि वीक में 2 घंटे का समय अगर आप सेट असाइड करें, 2 या 2.5 घंटे का समय, तो उस 2.5 घंटे में आप अपने एनवायरनमेंट को भी अपडेट कर लेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी अपडेट कर लेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट को भी अपडेट कर लेंगे। रीज़न ये है कि इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती नहीं हैं, और अच्छा है कि नहीं होती। तो इस तरह की घटनाओं का बहुत हफ्ते ऐसे जाएंगे कि कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, कुछ एक हफ्ते में कुछ आपको मिल जाएगा, तो उसको आप कवर करें। अब हम आते हैं आज के अंतिम हिस्से पर, जो कि है हमारा PYQ का टेबल, ठीक है। और PYQ के टेबल को देखें, 2013 से लेकर के अभी तक के टेबल को आप देखते जाएं जरा। तो आप सबसे पहले देखते क्या है कि 13 में क्वेश्चन पूछा गया, और वो क्वेश्चन जो था
वो था बेसिक कॉन्सेप्ट से कि आपदा प्रबंधन का तरीका क्या होता है। गौर से इस क्वेश्चन को आप एक बार देखें। तो पूछा गया है कि आपदा पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता, आपदा पूर्व प्रबंधन के लिए, एक सेकंड रुक जाए, हाँ, आपदा पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता और जोखिम का आकलन कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, आपदा के बाद आप राहत, पुनर्वास, तमाम तरह के उपाय अपनाएंगे, लेकिन अगर आप आपदा के पहले ही आप वल्नरेबिलिटी के एनालिसिस कर लें कि ये पर्टिकुलर समुदाय जो कि इस जगह पे रहता है, इस आपदा के प्रति ये काफ़ी संवेदनशील है, इस आपदाकारी घटना होने की संभावना ज़्यादा है, और उस तरह से आप जोखिम का आकलन करके और लोगों को तैयार करें और कम से कम लोगों को इस स्टेट में रखें कि अगर वो घटना होती भी है तो उसका प्रभाव कम से कम पड़े। आपदा के प्रबंधन में एक लाइन है जो बड़ा कहा जाता है और आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इस लाइन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे। और ये लाइन कुछ यूं है, गौर कीजिएगा। ये लाइन कहती है कि भूकंप की वजह से लोगों की जान नहीं जाती, भूकंप की वजह से लोगों की जान नहीं जाती, लोगों की जान जाती है बिल्डिंग की वजह से। एक बार फिर से सुनिएगा कि भूकंप के कारण लोगों की जान नहीं जाती, बिल्डिंग्स की वजह से लोगों की जान जाती है जब भूकंप आता है। तो अर्थक्वेक्स डू नॉट किल, बिल्डिंग्स किल पीपल। और ये चीज अगर आप न्यूजीलैंड, जापान वगैरह को देखेंगे तो ये सब दुनिया के चंद बेहद अर्थक्वेक प्रोन कंट्रीज में से हैं, जहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक के चांसेस हैं, अर्थक्वेक का इंसिडेंस भी यहां पर बहुत ज्यादा है। बावजूद इसके अगर आप देखें तो यहां पर अर्थक्वेक की वजह से जो जान माल की हानि होती है वो दुनिया के बहुत दूसरे कंट्रीज की तुलना में बहुत कम होती है। कुछ साल पहले आपने नेपाल के भूकंप को देखा ही है, आप सारे लोग उस समय बच्चे रहे होंगे, तो नेपाल का अर्थक्वेक आप लोगों ने देखा है। फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान में लगभग हर दूसरे साल, चूंकि वो एरिया ऐसा है साइस्मिक एक्टिविटी के हिसाब से कि हर दूसरे साल एक मेजर भूकंप आ ही जाता है। इसी तरह से कई बार जो है आप दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखते हैं, हेती का एक भूकंप था जो कि बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। इसी तरह से तुर्की का एक भूकंप था बस कुछ साल पहले जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। 2023 की ही बात मैं कर रहा हूँ, तुर्की के भूकंप की। तो ये सारे अगर भूकंपों की आप बात करेंगे तो एक चीज़ जो निकल के आती है कि भूकंप जो कि कहीं उससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जापान में आया, न्यूजीलैंड में आया, तो वहाँ पर हमको जान माल की हानि देखने को नहीं मिलती उतनी। और वही हेती में आ जाए, वही नेपाल में आ जाए, वही पाकिस्तान में आ जाए, वही अफगानिस्तान में आ जाए, तुर्की में आ जाए, तो आप क्या देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की जान जाती है, बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने तैयारी नहीं की है। और यहाँ पर जो सवाल था वो आपदा पूर्व प्रबंधन पर सवाल था। ठीक है, आपदा पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता और जोखिम का आकलन कितने महत्वपूर्ण है, और कितने सुंदर तरीके से दूसरा हिस्सा पूछा, एक प्रशासक के रूप में आपदा प्रबंधन प्रणाली में आप किन मुख्य क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो जब ये फंडामेंटल हमारा क्लियर होगा तो हमें पता है कि सबसे पहले हम जो है हजार्ड की मैपिंग करेंगे कि इस एरिया में इस आपदा के होने का जोखिम कितना है। फिर हम एनालिसिस करेंगे कि ये जो लोग हैं, जिस तरह के घरों में हैं, जिस तरह का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से इन लोगों को इस आपदा की जो जानकारी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, इसका स्तर कैसा है। अगर ये सारी चीजें अच्छी हैं तो जोखिम होते हुए भी संवेदनशीलता जो है कम है इनकी। और अगर जैसे जापान में जोखिम बहुत है अर्थक्वेक का, लेकिन संवेदनशीलता कम है क्योंकि लोग तैयार हैं। तो आप जो है आपदा पूर्व, इस क्वेश्चन में ही इशारा था कि आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। आपको जोर देना है आपदा पूर्व तैयारी की, ताकि जब भी इस तरह की घटना हो तो वो आपदा का रूप न ले। करेक्ट। उसके बाद आप लोग आपस में प्लीज बात मत करिए। उसके बाद अगर हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तो ये है एक आपदा के बारे में विशेष रूप से पूछा गया सवाल। पूछा गया है, गौर से इस सवाल को देखिएगा
कि सूखे को इसके भौगोलिक विस्तार, क्योंकि अक्सर जब सूखा आता है तो वो एक लोकलाइज्ड सूखा नहीं आता है, वो एक बहुत बड़े एरिया में सूखा आता है। तो सूखे को इसके भौगोलिक विस्तार और सूखा धीरे धीरे बिल्ड होता है और बहुत लंबे वक्त के बाद जाकर के खत्म होता है। तो समय की अवधि, धीमी शुरुआत कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सूखे की स्थिति बन रही है, और संवेदनशील वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण एक आपदा के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, और ये कब पूछा गया? 2014 में पूछा गया। तो इसलिए पूछा गया क्योंकि 2010 में सूखे को एक आपदा के रूप में एक मान्यता दी गई कि भाई सूखा जो है एक प्राकृतिक आपदा है, और इसको लेकर के भी दिशा निर्देश जारी किए गए। 2010 में जो है सो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस पर अपनी गाइडलाइन जारी की थी। तो उसको लेकर के पहला जो पार्ट है वहां पर आपको ये बताना है कि सूखा किस तरह से वास्तव में एक आपदा है, और आपको इस चीज पर फोकस करना है कि जब भी हम आपदा के बारे में बात करते हैं तो हम मूलतः प्रभावों की बात करते हैं, क्योंकि प्रभावों के कारण कोई घटना आपदा होती है और प्रभावों के अनुपस्थिति में वो आपदा नहीं होती। एग्जाम्पल, एक कल्पना करिए, एक रेगिस्तानी इलाके में जहां पर बिल्कुल कोई आबादी नहीं रहती, ठीक है, एक रेगिस्तानी इलाका है, कोई आबादी नहीं रहती, बहुत भयंकर भूकंप आता है, बहुत भयंकर भूकंप आता है, लेकिन चूंकि कोई आबादी नहीं रहती तो भूकंप आया और चला गया। अब आप ये बताएं कि भूकंप बहुत बड़ा था, रिक्टर पैमाने पर जो भूकंप की जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, बावजूद उसके क्या आप उसको आपदा का नाम देंगे? आप उसको आपदा का नाम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसका कोई प्रभाव ही ऐसा नहीं था जिसको हम आपदा के रूप में देख सकें। करेक्ट। लेकिन अगर किसी ऐसे इलाके में, भगवान ना करें, कोई बहुत मैसिव भूकंप आता है जो कि बहुत घनी आबादी वाला इलाका है, तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि वो आपदा का रूप ले लेगी। तो सूखे को जब आपदा के रूप में एक मान्यता दी गई तो सूखे को इसलिए दी गई क्योंकि सूखा जिस तरह से धीरे धीरे बिल्ड होता है, बहुत बड़े इलाके में फैलता है और बड़े लंबे वक्त तक बना रहता है, ऐसे में सूखे का जो प्रभाव है विशेषकर वंचित वर्गों के ऊपर, जो डिस्पोजेस्ड कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के ऊपर जो इसका असर पड़ता है, जो गरीब किसान हैं या जो लोग मवेशी पालन कर रहे हैं, उन लोगों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से इसको आपदा का नाम दिया गया। तो इस आंसर में पहले हिस्से में आपको इसको जस्टिफाई करना है कि क्यों सूखा एक आपदा है, और इसके बाद आप इन दिशा निर्देशों को थोड़ा सा इन दिशा निर्देशों के 5-6 पॉइंट, हर दिशा निर्देश के 5-6-8 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो ध्यान देते हुए और फिर देखें कि भारत में एल नीनो और ला नीना का जो प्रभाव है उसके लिए भारत में तैयारी कैसे किया गया है। तो एल नीनो ला नीना पढ़ना नहीं है और ना तो यहां लिखना है, लेकिन यह क्वेश्चन आपको क्या बताता है कि इनके प्रभावों को लेकर के हम किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। करेक्ट। तो यह बड़ा सुंदर सवाल था। उसके बाद 2015 में आपसे पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा लग रहा है कि भूकंपों की आवृत्ति बढ़ रही है। और यह कब पूछा गया? जब नेपाल का बहुत विनाशकारी भूकंप आ चुका था, फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है सो बहुत विनाशकारी भूकंप आया था, भारत में भी असर पड़ा था, लेकिन टचवुड हम लोग बच गए थे काफी ये से। तो अब आप यहां देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंपों की आवृत्ति बढ़ती दिखाई दे रही है। तो ये सब जो स्टेटमेंट आता है ना, आपसे पूछा नहीं गया लेकिन उस पर कमेंट करना है थोड़ा सा, ठीक है। यू आर नॉट आस्क्ड, लेकिन वो दिया क्यों गया है? आपके जानकारी को बढ़ाने के लिए तो नहीं दिया गया है। आपसे कमेंट मांगा जा रहा है कि इस पर तुम क्या सोचते हो, इस पर आपकी सोच क्या है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो मेन पार्ट है। हालांकि भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए भारत की तैयारी में महत्वपूर्ण खामियां हैं, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें। तो पहले तो आप एग्जाम्पल के साथ ये बताएंगे कि कैसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक्चुअली अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ गई है, और उसके बाद आप बताएंगे कि कैसे इंडिया जो है अपने अर्थक्वेक की तैयारी को लेकर के आज भी बहुत पीछे है, और क्यों हम पीछे हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अर्थक्वेक को लेकर के कि हमारे यहाँ जो बिल्डिंग बनी है वो बिल्कुल भी अर्थक्वेक को ध्यान में रख करके नहीं बनी है, और जितने पैमाने पर हमारा बिल्टअप बेस है हमारे देश में, मतलब जितने बड़े पैमाने पर हमारे देश में बिल्डिंग्स हैं,
आपको क्या लगता है कि उन तमाम बिल्डिंग को आप क्या तोड़ करके नए अर्थक्वेक एडेप्टेड बिल्डिंग बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। और क्या इतने तमाम बिल्डिंगों को अर्थक्वेक के भी दौरान ये थोड़े से स्टेबल रहें, इनको क्या रेट्रोफिट किया जा सकता है? कई बिल्डिंगों में रेट्रोफिटिंग की व्यवस्था होती है, तो क्या इनको रेट्रोफिट किया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इनको रेट्रोफिट भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पैसे का वहन कौन करेगा? तो सबसे पहली खामी तो यही है। फिर भारत में जो अर्बन लैंडस्केप है उसको भी जिस तरीके से विकसित किया गया है, भगवान ना करे अगर भूकंप आ जाए तो लोगों का रेस्क्यू कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इतनी संकरी गलियां हैं और दोनों तरफ घर हैं, कैसे रेस्क्यू करेंगे आप? बचाव के कर्मी भी कैसे लोगों को बचाएंगे? तो खामियां तो इतनी भयावह हैं कि आप बस उसका सबसे बड़ा प्रबंधन यही है कि आप प्रार्थना करें कि कभी उस तरह की भूकंप भारत भूमि को प्रभावित न करे, क्योंकि हम तैयार तो कतई नहीं है। तो ये बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न था, ये बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न था। सुनामी से आपदा, अरे 2004 में भयंकर आपदा आई थी, 2004 में भयंकर आपदा आई थी। और आपको बताऊं कि सुनामी वाली आपदा के बाद ही भारत जो है आपदा प्रबंधन को गंभीरता से लेने लगा। आप सोचिए ना कि आपदा प्रबंधन का जो अधिनियम है हमारे देश में, वो 2010 में आया, 2004 में भयावह सुनामी आई थी। तो ये जो आपदा को लेकर के एक जो गंभीर आउटलुक हमारे देश में विकसित हुआ है, वो हुआ ही है सुनामी की वजह से। अब अगर हम अगले प्रश्न को देखें तो आप भी जानते हैं कि भारत में कई बार बहुत कम समय में बहुत भयंकर बारिश होती है, जिसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। और क्लाउड बर्स्ट अगर पहाड़ी इलाकों में हो जाए तो फिर बड़े पैमाने पर आप लैंडस्लाइड, भूस्खलन देखते हैं, अचानक से फ्लैश फ्लड देखते हैं। फ्लैश फ्लड का मतलब है अचानक से बहुत ज़्यादा पानी का बहाव आता है और उस पानी के साथ और भी छोटे छोटे पत्थर, चट्टान, मिट्टी की गाद वगैरह गिरती है, तो वो फ्लैश फ्लड। अगर आप याद करिए तो हमारा जो केदारनाथ ट्रेजेडी था वो क्या था? क्लाउड बर्स्ट, और क्लाउड बर्स्ट के बाद फ्लैश फ्लड, है ना। तो ये उत्तराखंड के संदर्भ में ये पूछा गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशा निर्देशों के संदर्भ में, तो देख रहे हैं कि कई बार जो है सो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का संदर्भ आ रहा है। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इन दिशा निर्देशों को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। करेक्ट, इन दिशा निर्देशों को हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो उत्तराखंड के क्लाउड बर्स्ट की बात है। फिर है उच्च तीव्रता के वर्षा के कारण शहरी बाढ़ की आवृत्ति। अब शहरी बाढ़ पर आ गया। और देखिए, कहीं भी आपसे भौगोलिक कारण नहीं पूछे जा रहे, कहीं भी आपसे भौगोलिक कारण नहीं पूछे जा रहे कि क्लाउड बर्स्ट क्या है, क्योंकि वो चीज आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। और अगर कभी जोड़ भी दिया जाए तो जाहिर है कि आप ज्योग्राफी के नॉलेज पे वो वाला छोटा हिस्सा तो कर ही लेंगे। लेकिन यहां पर प्रभावों की चर्चा हो रही है। अब देखिए, जैसे उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरी बाढ़ की आवृत्ति हाल के वर्षों में बढ़ रही है। शहरी बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए ऐसी घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने की तैयारियों के तंत्र पर प्रकाश डालें, जो कारणों की हम लोग बात कर रहे थे। ये देखिए, ये सुनामी पर आ गया प्रश्न हमारा 2017 में, क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी जिस घटना ने भारत को डिजास्टर मैनेजमेंट की दिशा में गंभीर होने के लिए मजबूर किया है। फिर उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर। तो सेंडाई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने के पहले और उसके बाद में आपदा जोखिम को कम से कम करने के लिए, जिसको हम कहते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन या DR2 या DRR कहते हैं, तो भारत ने क्या क्या काम किया है। और इसके पहले जो फ्रेमवर्क था, ये तो 2015 से 2030 वाला है सेंडाई फ्रेमवर्क। उसके पहले था ह्योगो का फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 2005 का। तो ये पूछा जा रहा है कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो है कैसे अलग है। और ये देखो, साल देखो, ये 2015 से 30 के लिए था, इसको 15 से लागू किया गया, 18 में क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर, है ना। इसके बाद फिर से प्रभावों को परिभाषित करने और लोगों को इसके खतरे को पहचानने के लिए संवेदनशीलता एक आवश्यक तत्व है कि उस जगह की वल्नरेबिलिटी क्या है। आपदा के प्रति संवेदनशीलता कैसे और किन तरीकों से वर्णित किया जा सकता है। तो भाई, संवेदनशीलता के बड़े सारे आयाम हैं।
ठीक है। अगर आपकी बिल्डिंग अच्छे से नहीं बनी है, वो एक तरह की संवेदनशीलता है। अगर समुदाय में लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, वो अलग संवेदनशीलता है। अगर जानकारी है लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना होती है उस समय करना क्या है, तो वो एक अलग संवेदनशीलता है। अगर किसी समुदाय में बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, और जो स्वस्थ और मेल अडल्ट हैं वो चले गए शहर नौकरी करने, तो वो अपने आप में एक संवेदनशीलता है जो सामाजिक संवेदनशीलता है। क्योंकि अब शारीरिक रूप से जो सक्षम लोग थे ज़्यादा, वो तो गांव में है नहीं। तो आपदा अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो आपके प्राइमरी रिस्पोंडेंट कौन है जो पहले रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बहुत नजरिए से संवेदनशीलता को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और एक चीज देख रहे हो कि अक्सर तैयारी पर काफी बल है, तैयारी पर ज्यादा बल है, न कि तैयारी घटना होने के बाद राहत और बचाव पर बल है। ठीक है, ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। अब देखो, आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में आपदा तैयारी पहला कदम है। भूस्खलन के मामले में आपदा न्यूनीकरण में खतरा क्षेत्र मानचित्रण, हैजार्ड जोनेशन मैपिंग कैसे सहायक होगा। मतलब कि भूस्खलन में अगर आप एक तरह का मैप बना लें कि कहां कहां भूस्खलन के चांसेस हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको भूस्खलन के प्रति तैयार करेगा, तो वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2020 का क्वेश्चन देखें, फिर से तैयारी पर सवाल। कहता है कि भारत सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन में हाल ही में शुरू किए गए उपायों पर चर्चा करें। बहुत अच्छी बात है, जो पहले के प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से हट करके हैं। तो प्रतिक्रियात्मक क्या हुआ? तो प्रतिक्रियात्मक का मतलब है, अच्छा एक सवाल मैं जवाब दे देता हूं। तो सबसे ज्यादा जापान में बुजुर्ग हैं, बट वो तैयारी करके रखते हैं, वो तो है ही। बुजुर्ग क्या, छोटे छोटे बच्चे तैयारी करके रखते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि जापान में जो है इंटरनल माइग्रेशन उतना नहीं है जितना हमारे देश में है। वहाँ पे लोग गाँव को छोड़ करके शहर में अच्छे जीवन के लिए नहीं जाते हैं। अगर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से कहा था। वो था कि अर्बन एमिनिटीज़ को रूरल एरिया में पहुंचाना। ठीक है, कि शहरों में जो सुविधाएं हैं, जो जीवन स्तर लोगों को उपलब्ध होता है, उसको ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना। दुनिया के तमाम डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में आप ये चीज़ देखेंगे। इसीलिए विकसित देशों में गांव से लोग शहर की तरफ इस तरह से पलायन नहीं करते। ठीक है, अगर कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए तो लोग बेशक चले जाएं, लेकिन नौकरी ढूंढने नहीं जाते। ठीक है, और ये दुनिया के तमाम, चाहे वो पश्चिमी यूरोप के देश हों, उत्तरी अमेरिका के 2 देश हों, अमेरिका और कनाडा, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आंतरिक जो है माइग्रेशन वो न के बराबर है, लेकिन इंडिया के जितना तो बिल्कुल नहीं है ना। तो प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से हट करके है। भूकंप पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, फिर से भूस्खलन पे भी दूसरा क्वेश्चन आ गया। भूकंप से संबंधित खतरों के प्रति भारत की संवेदनशीलता पर चर्चा करें। ठीक है, और उसके बाद पूछा गया कि भारत के विभिन्न हिस्सों में पिछले 3 दशकों के दौरान जो महत्वपूर्ण भूकंप आए हैं, उससे प्रमुख आपदाओं की विशेषताओं सहित उदाहरण दें। तो आप इसमें हिमालय के क्षेत्र के भूकंप की भी बात कर सकते हैं। आप इसमें महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद में जो भूकंप आया था उसका भी आप जिक्र करेंगे। ठीक है, भुज के भी भूकंप का आप यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो उन सब की अलग अलग अपनी विशेषताएं रही हैं। इसके बाद बस 2 मिनट की क्लास चाहिए, बस 2 और सवाल हैं, वो देख लेते हैं। उसके बाद देखिए भूस्खलन पे वापस आ गया, और वो इसलिए आया है क्योंकि हमारे देश में नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी लाई गई थी। तो चूंकि वो लाई गई थी, इस वजह से उस पर सवाल पूछ लिया गया। फिर से अब देखो, बादल फटने पर सवाल आ गया। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट पर। तो एवरी ईयर ओनली 1 क्वेश्चन नहीं, कुछ ऐसे भी साल हैं जब 2 क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा कि 11 साल में 14 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और याद करो सिक्किम में जो बांध फट गया था और अचानक से फ्लैश फ्लड आया था, तो आ गया उस पर सवाल। बांध विफलताएं हमेशा विनाशकारी होती हैं, विशेष रूप से डाउन स्ट्रीम पक्ष पर। डाउन स्ट्रीम पक्ष का मतलब जब जो इलाके निचले इलाके हैं, तो अगर ऊपर अगर डैम फट गया, बांध फट गया, तो पूरा का पूरा पानी तो नीचे ही आएगा, पत्थर वगैरह को लेते हुए, पत्थर और चट्टानों को लेकर के नीचे आएगा।
तो हमेशा विनाशकारी होती है, विशेषकर डाउनस्ट्रीम पक्ष पर, जिससे जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बांध विफलताओं के विभिन्न कारणों का विश्लेषण करें, बड़े बांध विफलताओं के 2 उदाहरण दें। तो अभी तक यही बस सवाल आए हैं इस एग्जाम में, ठीक है। तो देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट का नेचर ऐसा है, डिजास्टर मैनेजमेंट का नेचर ऐसा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आपसे जो है भूगोल नहीं पूछा जाता। डिजास्टर मैनेजमेंट में भौगोलिक परिघटनाएं या कुछ मैन मेड परिघटनाएं भी हो सकती हैं, इनका आपदाकारी पहलू पूछा जाता है, और ये आपदा में क्यों तब्दील हो जाते हैं वो पूछा जाता है, और उसको लेकर के तैयारी कैसे की जाए, ताकि अगर कोई भौगोलिक परिघटना होती है तो उसको आपदा में बदलने से कैसे रोका जाए। तो ये इस एरिया का क्रक्स है। तो आई होप कि आज ये चीज़ें आपको समझ में आई और थोड़ा एक पैटर्न एस्टेब्लिश हुआ। तो कल से अब हम लोग सिलेबस पर लग जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, जय हिंद, और कल मिलते हैं, गुड बाय।